आए हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। समाप्त कीजिएगा। हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। नहीं ऐसा पार्लियामेंट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्लियामेंट के बाहर तो बोल ही रहे हैं। ऐसा तो आप रोकने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है तो कुछ लोग सुनिए काशीराम जी, आप इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि लीडर्स, छोटे पार्टी के लीडर्स को 15, 20, 25 मिनट तक दिया जाता है, बाकियों को 10-10 मिनट। जो लीडर्स जितने हैं ये तय किया था, आप अब बात किए हैं, अब आपका तो कंक्लूड करने के लिए एक बेल दिया मैंने। श्री काशीराम। अध्यक्ष जी, ये खुशी की बात है कि हम लोग 50 साल की आज़ादी के बाद पिछले 50 साल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इसके बारे में हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले मुझे नहीं लगता था कि इस सदन में इस किस्म की चर्चा होगी और इस देश में पिछले 50 साल में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है, उनकी बात इस सदन में उठेगी। इसलिए मैंने 15 अगस्त से अपनी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम बनाया था कि अगर इस सदन में चर्चा नहीं होती है या इस देश के हुक्मरान इस किस्म की चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो पिछले 50 साल में जिनका नुकसान हुआ है उनको इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 15 अगस्त से कन्याकुमारी से कोहिमा, कारगिल, पुरी, पोरबंदर, देश के 5 कोने हैं, 5 कोनों से हम लोगों ने अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया है। लेकिन खुशी की बात है कि अब इस संसद में भी, इस सदन में भी इसके बारे में चर्चा हो रही है और मुझे भी कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये स्पेशल सेशन है, इसलिए इसमें जिस मकसद के लिए स्पेशल सेशन बनाया गया है उसके बारे में अगर ज़्यादा चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो ऑर्डिनरी सेशन हैं, जो हमेशा लोकसभा के सेशन होते हैं, अगर उस किस्म का डिस्कशन हम इन 4 दिनों में करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जो पिछले 50 साल में देश के लिए कोई खास एजेंडा नहीं बना पाए, आने वाले समय में भी शायद नहीं बना पाएंगे। मेरा अनुमान है कि पिछले 50 साल में बहुत शुभ कामनाओं हमने देखी हैं। हमारे देश का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल शुभ कामनाओं से भरा पड़ा है। प्रीएम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से शुभ कामनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 45 साल, 50 साल में से कांग्रेस पार्टी ने रूल किया तो उनकी तरफ से भी शुभ कामनाओं की कोई कमी नहीं रही है। उनके जो रेजोल्यूशन हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो प्लान बनाए हैं वो भी ठीक लगते हैं, प्रोग्राम बनाए हैं वो भी ठीक लगते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उसके कारण कांग्रेस भी आज मुश्किल में नज़र आती है। कांग्रेस के अलावा हम लोगों ने दूसरी पार्टियां भी देखी हैं। इस देश के दबे कुचले लोगों ने हर किस्म की पार्टी आजमाई है, अगर देश में नहीं तो प्रदेशों में तो ज़रूर आजमाई है। उस आजमाइश के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर पार्टी की तरफ से शुभ कामनाएं तो बहुत हुई हैं, रेजोल्यूशन भी अच्छे पास हुए हैं और हर पार्टी की तरफ से बातें भी अच्छी हुई हैं, लेकिन काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण अगर हम ढूंढें तो मैं समझता हूं कि अगर पिछले 50 साल में हमने इसका कारण ढूंढा होता तो शायद हमें कोई हल मिल गया होता, लेकिन हल ढूंढे बगैर ही हम आगे
बढ़ते गए हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछले 50 साल में हमारे देश में अंग्रेज़ों के राज में जो कल्चरल रिवोल्ट देश के कोने कोने में उभर रहा था, इस देश की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में जो रिवोल्ट देश के कोने कोने में हमें नज़र आ रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में हमने नहीं सोचा, उसके ऊपर हमने गौर नहीं किया। उसके ऊपर गौर करने की बजाय उसको दबाने की कोशिश की गई। पिछले 50 साल में उस कल्चरल रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज हमारे सामने उसका नतीजा है। महाराष्ट्र में 1848 से कल्चरल रिवोल्ट शुरू हुआ, 1956 तक 108 साल लगातार ये कल्चरल रिवोल्ट चलता रहा। 1848 से 1891 तक महात्मा ज्योतिराव फुले की देखरेख में, 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में, 1922 से 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में ये रिवोल्ट, ये विद्रोह, ये रिवोल्ट की भावना हमें महाराष्ट्र में नज़र आई। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम नोट लेकर कोई हल ढूंढ सकते थे। जिन लोगों के लिए महाराष्ट्र में आवाज़ उठती थी, उन लोगों की आवाज़ बंद करने से पिछले 50 साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह से हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो 1924 में कांग्रेस के तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने वैकम सत्याग्रह में हिस्सा लेने का फैसला किया तो गांधी जी ने उनसे कहा, उनको सलाह दी कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ या सामाजिक दिशा में इस किस्म का रिवोल्ट करना ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इसके ऊपर गौर किया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण कांग्रेस आज तमिलनाडु में भी आज पीछे जा रही है। और इसी तरह से हम बंगाल में देखते हैं कि पिछले 17-18 साल से कम्युनिस्टों का राज है, उससे पहले 20 साल से राज है और उससे पहले कांग्रेस का उधर राज रहा है। लेकिन बंगाल में भी जो 19वीं सेंचुरी में चंडालों का रिवोल्ट था, उसका नोट अंग्रेज़ों ने लिया, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं लिया है। पिछले 50 साल से उसका नोट हमारी सरकार ने नहीं लिया है। जो चंडाल, वो उनके साथ जो अन्याय होता था, उनके साथ जो मुश्किलें थी उनके बारे में वो अंग्रेज़ों के सामने रखते थे। अंग्रेज़ उनका कुछ ना कुछ हल ढूंढते थे। और जो 1891 तक सेंसस में चंडाल का नाम हमें नज़र आता है, उन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया कि चंडाल का नाम हमसे हटाया जाए, हमें नमः शूद्रा करके लिखा जाए। अंग्रेज़ों ने उनकी बात मानी और 1901 से चंडाल की बजाय नमः शूद्रा उनका नाम आज हम जानते हैं। और उसके बाद 1946 तक उन नमः शूद्रा लोगों की जो विद्रोह था, उनका जो रिवोल्ट था और इस देश की जो समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह था, तो 1946 तक हमें नज़र आता है, 1947 के बाद हमें नज़र नहीं आता है। इसी तरह से देश के कोने कोने में इस किस्म का रिवोल्ट 1947 तक हुआ, लेकिन 1947 के बाद वो रिवोल्ट हमें नज़र नहीं आया। वो बात कहने वाले लोग को डिस्करेज किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए भी प्रबंध किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बम्बे से जाकर और कलकत्ता क्रॉस करके जयसुर और खुलना से उनको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना पड़ा। जयसुर और खुलना से जब चंडालों ने उनको चुनकर भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो भाई उसका जो प्लीज नमः शूद्रा अभी आज हम कहते हैं उनको, कोई बात नहीं, अगर चंडाल नहीं कहते हैं तो जो चंडालिका है, जो
टैगोर ने चंडालिका लिखी है, उसको भी कंडेम करो। टैगोर की कहानी है चंडालिका, तो उससे हमें कुछ पता चलता है उस जमाने के इतिहास के बारे में। तो आज काशीराम जी अगर आप इधर एड्रेस करके सब्जेक्ट में बोलिए, उनके देखे मत फिर यहाँ नहीं, मुझे तो उनका होगा। नोट लेना चाहिए। अगर उन लोगों ने नोट नहीं लिया है हमारा, तो हमें तो दूसरों का नोट लेना चाहिए। अगर हम कोई बुरी बात कह रहे हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का जो विद्रोह है, इस किस्म का जो रिवोल्ट है, अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम उसके हल ढूंढ सकते थे, लेकिन हमने इस किस्म के हल ढूंढना जरूरी नहीं समझा। कब तक जरूरी नहीं समझा? जब तक किसी की कुर्सी हिलने नहीं लगी। जब तक किसी की कुर्सी नहीं हिलने लगी तो तब तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इस रिवोल्ट का हमें नोट लेना चाहिए। आज हम लोग उठकर कुछ कुर्सी हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो लोग उसका नोट लेने लगे। और मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस सदन में कुछ ज़्यादा समय मिलेगा या लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मेरी बात कड़वी होने के बावजूद भी हमारे जो सदस्यगण है वो सुन रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि ये कड़वी बात कहना ज़रूरी है, ये बात कहना ज़रूरी है और इस बात का नोट लेना ज़रूरी है और इसके बारे में कोई प्रबंध करना ज़रूरी है। इसके बारे में कोई प्रबंध करना ज़रूरी है। मुझे नहीं, मैं अपने साथी को जानता नहीं हूँ जिनको चंडाल कहने से दुख हुआ है। दुख तो सुनिए, वो इतिहास गलत है, वो इतिहास ठीक नहीं है। मिस्टर इसलिए आसिम हम मला, कह रहे हैं, चंडाल कहो और सरदार कहो, जो भी आप कहिए, मिस्टर आसिम मला, कोई मतलब नहीं है। मिस्टर आसिम मला, you see, you are a senior नहीं, member. sir, I'm- When you that's want to not speak, allowed. he should yield to He's you. interpreted my that is name not the way. as I am saying. I am very much angry with this word that Chandal. I am not angry with that word. No, if you want to say anything, he should yield to you. That is the procedure established in this Okay, house. sir. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हमने उस वक़्त जो बातें कही गई है अंग्रेज़ों के ज़माने में, अगर उन बातों का हमने बाद में भी उसका नोट लिया होता, मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी ने जो कहा था कि 1924 में कि अनटचेबिलिटी हमारा एजेंडा नहीं है, तो उसके बाद जो अनटचेबल्स की हालत को सुधारने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी, तो अगर वो बात के ऊपर When you get, Mr. Panigrahi, when you get the chance, you can say, why are you disturbing him? No, that is not. No, please don't. May I request all of you? You see, you should have tolerance. आज No, you are not. गांधी जी का अपना एजुकेशन था। नहीं, you see, you can't interrupt Mr. Panigrahi. Please, please conclude. पद यात्रा किया था पुरी से शुरू करके, ये क्या बात है? बंगाल Please. से Now you conclude, Mr. 8 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। बंगाल से 8 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। उन सीटों पर कोई दूसरा आदमी चुनकर नहीं आ सकता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जब बंगाल के बारे में हम इधर सुनते हैं, या तो हमें चैटर्जी बोलते नजर आते हैं या फिर कोई और मुखर्जी हैं, अपनी ममता जी हैं, ये बोलती हैं, या फिर अभी ये साथी हैं मेरे खिलाफ भी बंगाल से हैं, तो हैं बंगाल से हैं, तो इनको हमें कभी ज़्यादा, जो 8 लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो शेड्यूल कास्ट के बारे में बोलते हुए हमें कभी बंगाल से नज़र नहीं आए हैं जी। चलो कोई बात नहीं है। तो आज मैंने हर रोज़ तो मैं पार्लियामेंट में नहीं आता हूँ, आज आए हैं तो आज वो बोलते हैं, लेकिन उनको अपने इतिहास के बारे में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्री काशीराम मुझे जी, अपने इतिहास के बारे काशीराम में जी, जानकारी नहीं है। अभी कंक्लूड तो खैर मैं ये अपनी बात की तरफ आता हूँ कि अगर 1924 के बाद जो गांधी जी ने उस वक़्त कहा था कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, अगर हम 1947 के बाद ये एजेंडा बनाया होता और 1947 से पहले 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने तो
इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, लेकिन वो भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोटर से चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे, असेंबली में रखेंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे तो वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह से तो वो 1932 में जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वो तो चला गया। 1942 में उन्होंने फिर अंग्रेज़ों से बात की। अंग्रेज़ जो 1942 तक देश का हुक्मरान था, उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिला सकते हैं, हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव असेंबली पार्लियामेंट में नहीं भिजवा सकते हैं, तो हमें दूसरे लोग तो सेपरेट मुल्क मांगते हैं, लेकिन हमारे सेपरेट सेटलमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इशू इससे जुड़ा हुआ है। तो इस देश में 1942 में अंग्रेज़ों ने उनकी बात मानी और ऐसे उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो ख़त्म होने के बाद हम ये सेपरेट सेटलमेंट का बारे में सोचेंगे और 20 साल के अंदर हम उन लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बना देंगे जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं लेकिन उनके पास खेत नहीं है। 1947 में जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते थे उनके पास खेत नहीं थे, और आज भी जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। 35% एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं और 32% ऐसे हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, मार्जिनल फार्मर हैं। तो ऐसे लगभग 2/3 जो खेतों में खेती करने वाले लोग हैं या तो वो लैंडलेस फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर हैं। तो इसके बारे में जो आवाज़ उठी थी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में अपना सुझाव पेश किया था कि इन लोगों के लिए सेपरेट सेटलमेंट होने चाहिए, सेपरेट मुल्क नहीं मांगा था, सेपरेट सेटलमेंट मांगा था, और पूरे देश के नक्शे के ऊपर 80 ऐसे स्पॉट उन्होंने बनाए थे कि यहाँ इनको सेटल किया जा सकता है। इस देश में खेतों की कमी नहीं है, जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं नहीं है, लेकिन देश में बहुत ज़्यादा खेत पड़े हैं और आज भी जितने खेतों में खेती होती है लेकिन खेती लायक इतनी ज़मीन हमारे देश में आज भी और पड़ी है, लेकिन वो ज़मीन उन लोगों को, वो खेत उनको नहीं दिए जाते हैं जो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं। इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ बढ़े। अगर उनको सेपरेट सेटलमेंट बना दिए गए होते, जो 80 सेपरेट सेटलमेंट डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किए थे, अगर वो बन गए होते तो वो लोग शहरों की तरफ ना आते, वो खाली ज़मीन की तरफ चला जाते। जहाँ पर उनको सेटल किया जाता वहाँ वो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते। लेकिन जब उनको खेत नहीं मिले, जब 50 साल में उनको खेत नहीं मिले, लैंड टू द लैंडलेस की बात तो बहुत चली लेकिन उनको लैंड नहीं मिली, तो वो देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। आज 10-15 करोड़ लोग पिछले 50 साल में देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं। शहरों की समस्या हो गई है, झोंपड़ों की समस्या हो गई है, हाउसिंग की समस्या हो गई है। ये जो समस्या आज क्यों हुई है शहरों में, क्योंकि जो खेतों में खेती करने वाला किसान है उसको खेत नहीं मिले हैं। खेतों की आज भी कोई कमी नहीं है, खेतों की देश में आज भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है बंगाल में कमी हो, पंजाब में हो या केरला में हो, इन 3 प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में खेतों की कोई कमी नहीं है और खेतों में खेती करके अनाज पैदा करने वाले किसानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उनका मिलाप आज तक नहीं करा पाए हैं। पिछले 50 साल में उनका हम मिलाप नहीं करा पाए हैं, इसलिए वो लोग देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं और शहरों की समस्या बन गई है। और शहरों की समस्या के बारे में तो फिर जो लोग शहरों में आए हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, दूसरे भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। समाप्त कीजिएगा। हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। नहीं ऐसा पार्लियामेंट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्लियामेंट के बाहर तो बोल ही रहे हैं, तो आप रोकने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है तो कुछ लोग सुनिए, काशीराम जी, आप इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि लीडर्स, छोटे पार्टी के लीडर्स को 15, 20, 25 मिनट तक दिया जाता है, बाकियों को 10-10 मिनट। जो लीडर्स जितने हैं ये तय किया था, आप अब बात किए हैं, अब आपका तो कंक्लूड करने के लिए एक बेल दिया मैंने। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बात इस सदन में सुनी नहीं जाएगी तो हमने तो पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है, पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है
हम इस सदन में प्रबंध कर कर ही पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में हम ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, अभी भी आपकी बात सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ, बोलिए ना आप तक। तो इसलिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो हम आने वाले समय में आज हम किस लिए स्पेशल सेशन में आए हैं कि अगर हमने 50 साल में कुछ कमियां रही हैं, पिछले साल में हमें कुछ कमजोरियां नजर आती हैं, उनके बारे में गौर करके आने वाला एजेंडा हमें सही बनाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में जो इस देश में जो अंग्रेजों के राज में जो रिवोल्ट हुआ है, वो रिवोल्ट I am here to regulate the time. Please don't interrupt. ठीक है, तो मैं नहीं, please continue. You just leader of the party. तो इसलिए मैं तो आता ही बहुत कम हूँ इधर, और आता हूँ तो बोलता कम हूँ, लेकिन अगर आज बोलने का मौका दे दें तो अच्छा है, अगर नहीं दे दे तो बाहर तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक तो रोकने वाले नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर भी रुकावट हो। अभी आप तो इसलिए तो मैं क्या कर, नहीं, मैं तो अटल जी को भी देख के कह रहा हूँ। अटल जी तो अभी अभी आए हैं। मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को, मैं बोलता हूँ कुछ करता हूँ। मेरा जो करना है, बोलना है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये भी बंद हो जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हाँ, तो मैं अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए हमारी अटल जी से बातचीत हो रही थी। तो अटल जी ने मुझसे कहा कि भाई आप अभी थोड़ी देर में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, अगर आप राष्ट्रपति, हम सोचते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो आपका विरोध करेगी। तो इसलिए तो मैंने सोचा, मैंने अटल जी से कहा कि भाई मैं कुछ बात अपनी बोलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, अगर मैं बड़े घर में जाकर उधर बैठ जाऊँगा तो ये काम कौन करेगा, इसलिए मुझे मैदान में डटा रहना चाहिए। और अगर तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं है, तो अगर अच्छी नहीं लगती है तो हम बाहर बोलते हैं। और मैं अभी क्या बोल रहा था कि ये जो इस किस्म का जो रिवोल्ट पहले से चल रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में आज भी बहुत लेट नहीं हुआ, आज भी हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, समझना चाहिए, और सोच कर समझ कर ही आगे का प्लान बनाना चाहिए। उस बात को सोच समझ कर अगर प्लान बनाते हैं तो कोई लाभ होता है, अगर बगैर सोचे समझे बनाते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डॉक्टर अम्बेडकर की सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, हमने नहीं बनाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, लेकिन क्या आज उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की सरकार है, उसके अलावा किसी प्रदेश में क्या वो योजना चल रही है? मेरे नोटिस में नहीं है। सारे सांसद इधर देश के कोने कोने से इधर आए हैं, तो सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी की सरकार अंबेडकर ग्राम विकास योजना को लागू कर रही है। उसके अलावा पूरे देश में उसके अलावा आज तो कोई बात नहीं, आज तो मुलायम सिंह जी नहीं हैं, जब वो होंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चलाएं। तो इसलिए तो ये अंबेडकर ग्राम विकास योजना क्यों बनाई गई? अगर उसको लागू नहीं करना था, अगर देशवासियों को उसको लागू नहीं करना था, तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से इसी सदन में या इसी गवर्नमेंट ने सेंट्रल की तरफ से तो एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। इसी सदन में ये एक्ट पास हुआ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। आज उसकी बहुत चर्चा हो रही है। मुझे इस सदन में बोलना था, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से फैक्ट्स मंगाए हैं कि भाई इसके बारे में तो आप इसके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि बाहर कई महीनों से चर्चा चल रही है कि ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये जो एक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। ये इस सदन ने बनाया है, तो इस सदन को चाहिए कि इसको ख़त्म करे।
अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम इसको उत्तर प्रदेश की असेंबली में ख़त्म कर देंगे। इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट उत्तर प्रदेश की असेंबली में कैसे ख़त्म होगा? ये तो इस पार्लियामेंट को ही ख़त्म करना होगा। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ज़रूरी नहीं है, जो इस सदन में 1989 में पेश हुआ और 95 में कंप्लीट हुआ, तो अगर ये एक्ट ज़रूरी नहीं है तो इसको, इस सदन को चाहिए कि इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये इसका मिसयूज़ होता है, अगर कोई भी एक्ट बनाते हैं अगर उसका मिसयूज़ होता है तो मिसयूज़ को भी रोकना चाहिए। मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार में तो क्या फैक्ट्स हैं, जब से उधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो इस एक्ट के खिलाफ बहुत आवाज़ उठ रही है। तो मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं, तो पिछले 3-4 महीने में जब से बीएसपी की सरकार आई है, उसी समय में जो पहले सरकारें रही हैं, तो उसमें जो फिगर्स हैं कि हमारे समय में, बीएसपी की सरकार के समय में 1611 केसेस इस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, 1611। लेकिन उससे पहले जो सेंटर का रूल था, तो सेंटर के रूल में इसी समय में 1737 दर्ज हुए हैं। उससे पहले इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि मुलायम सिंह जी का रूल था, उसी समय में जब मुलायम सिंह जी का रूल था तो उसमें 2767 तो जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं। अगर इस किस्म के केसेस दर्ज हुए, इसी तरह से हमारे इधर साथी इधर एक नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारे खिलाफ ये एक्ट लगा हुआ है, तो मायावती को कहकर इसको रफा दफा कराएं। अटल जी को भी उन्होंने बोला, कनौजिया जी हैं मेंबर पार्लियामेंट, मैंने उनसे कहा कि भाई मायावती ने यह एक्ट लगा दिया है, किसने लगाया है? वो कहने लगे कि वो तो मुलायम सिंह जी के ज़माने में लगा था, लेकिन आपको चाहिए कि उसको रफा दफा कर दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये एक्ट का मिसयूज़ होता है, तो मिसयूज़ रोकना तो ठीक बात हो सकती है, लेकिन एक्ट को ख़त्म करना अगर ठीक बात है तो इस सदन में ये बात उठनी चाहिए और इस सदन में ये एक्ट को रद्द करना चाहिए। लेकिन ये एक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये तो देश भर में जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं, क्या उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? हर कोई कहता है रोकना चाहिए, लेकिन जब रोकने की बात आती है, रोकने की कोशिश होती है, तो लोग विरोध करते हैं, तो उसका विरोध होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन में ऐसी ही बातें, ऐसा ही हमें एक्ट बनाने चाहिए, ऐसे ही कानून पास करने चाहिए जिनको हम लागू कर सकें। जिन कानूनों को हम लागू नहीं कर सकते, तो ऐसे कानून हमें पास नहीं करने चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज़ एक खेल चल रहा है इस देश में, जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। अमीरों के नोटों से गरीबों के नोटों के साथ खिलवाड़ होता है, और मैं समझता हूं कि इसको अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो मिस्टर सेशन, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने एक मिस्टर सेशन ने तो उस किताब में ये लिखा है, ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन, हार्ट फुल ऑफ बर्डन किताब लिखी है, और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इट इज़ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है इंडिया में, इट इज़ इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिके। ये डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ डिके, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा है। और इसी तरह से तो उन्होंने और 1951-52 में, तो जब इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने वाला था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था कि भाई ये जो अगर अमीर के पैसों से अगर चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर अमीरों की ही बात इस देश में चलेगी, पैसे वालों की ही बात चलेगी। और वही हम देख रहे हैं कि मनी माफिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। मनी माफिया और मीडिया का रोल इस देश की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रहा। तो बाबा साहब ने उस वक्त, क्योंकि लोग महाभारत और रामायण के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू रेफर टू द महाभारत
during the battle between the Pandavas and the Kauravas, Bhishma and Drona were on the side of Kauravas. Pandavas were in the right and the Kauravas was in the wrong. Bhishma admitted this when someone asked Bhishma as to why he was supporting the Kauravas if he found the Pandavas to be in the wrong and the right. Bhishma replied in that memorable sentence, I must be loyal to the salt. Bhishma ने कहा, I must be loyal to the salt. If I eat the food of Kauravas, I must take their side, even if they might be in the wrong. तो उस वक्त से 1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम है कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है और हम इसको लोगों को, दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए तो रिफॉर्म की, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात बहुत चली है। मैंने नोट किया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, अब तो एक मिनट खत्म कर दें, अभी तो आखिरी में बात कह के बैठ जाऊंगा, तो ये भी इस बात का एहसास है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में 36 मिनट तो आपने लिया। हम लोगों ने 1972 से ये काम शुरू किया है। 1990 तक तो बहुत कमेटियां उठाई गई हैं। 1972 में रॉ कमेटी बिठाई गई, उसके बाद 1974 में तारकुंडे कमेटी बिठाई गई, उसके बाद में कैबिनेट कमेटियां बहुत सी बैठी 1982 में, और उसके बाद आज तक 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में हुए हैं। हर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है कि ये होना चाहिए, लेकिन आज तक जो रिफॉर्म की बात हमने कही है वो आज तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं। हम ये करना नहीं चाहते हैं। पिछले 50 साल में इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात तो बहुत कही गई है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सही मायने में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है तो हमें ये रिफॉर्म करने होंगे, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये भी इस देश में आज तक कामयाब नहीं हुई है, आने वाले समय में कामयाब नहीं होगी। इसलिए अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक और आर्थिक दिशा में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन करने चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर 50 साल हमने ये नहीं सोचा है तो 50 साल के बाद ये पूरा साल जब हम सोच रहे हैं, सोचने लगे हैं, तो पूरा साल हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने का हमें एजेंडा बनाना चाहिए। आने वाले समय का एजेंडा हमारा इस किस्म का होना चाहिए। ऐसी बात कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ज़्यादा समय दिया। हमारी ममता बनर्जी।